गर्म हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी दुगनी चमक चिंगारी। अरे मानसून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी। बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे कभी ना बैक सीट, बनो तेरा स्वागर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वागर लागे सेक्सी। कहा जाता है कि तिरस्कार इंसान के अंदर धधक रही आग को ऐसी ज्वाला बना देता है कि फिर उस तिरस्कृत इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, कई वर्ष पहले एक टीवी रियलिटी शो के लिए प्रतिस्पर्धियों की तलाश करते हुए ऑडिशन करने वाली टीम के सदस्य ने मुजफ्फरपुर बिहार की एक लड़की को सुनने के बाद उसे रिजेक्ट करते हुए उसके पापा से कहा, आपकी बेटी की आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी। इस तिरस्कार ने उस लड़की के अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा किया कि साल भर बाद ही उस लड़की ने फिल्म तनुवेश मनोरंजन के लोकप्रिय गीत बनो तेरा स्वागर को गाकर गायिका के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, और ऐसी पहचान बनाई कि आज उसकी गिनती एफिल टावर पर गाने वाली पहली भारतीय गायिका के तौर पर होती है। इनका नाम है स्वाति शर्मा। बाद में स्वाति शर्मा ने अनारकली आवारा, जुग जुग जियो सहित कई फिल्मों के सफल गीत गाए। उनका सिंगल गाना बेचारी यूट्यूब पर धूम मचा रहा है। आज फिल्मी संगम चैनल पर गायिका स्वाति शर्मा अपने करियर व संगीत को लेकर बात कर रही हैं। मेरी जिंदगी अद्धी बीत गई, ओ शहजादे दे गीत जही, तेनू प्यार बड़ा मैं किता सी, रब जाने किथे वीक रही हुण, होर किसे नू ना कर होना, वार वार ना मर होना, हुण कवारी सड़ना मैं, पर बेचारी नहीं बनना मैं, बेचारी नहीं बनना मैं। स्वाति शर्मा जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वाति, मुझे लगा कि आपके घर में कोई कला का माहौल था, या क्या वजह है कि आपने संगीत की तरफ रुख किया? मेरे पिताजी, जिनका नाम है प्रदीप कुमार शर्मा जी, तो उन्होंने बचपन में, उनको काफ़ी शौक था गाने का, और स्कूल लेवल पे, कॉलेजेस में से वो गाते थे, बट शौकिया तौर पे जिसको कहते हैं, वो गाते थे। तो जब मैंने शुरुआत करी तो उस समय ऐसा कोई माहौल नहीं था, तब तक उन्होंने सब बंद कर दिया था। वो नॉर्मल बहुत जैसे काम पे जाते थे आते थे वैसी लाइफ चल रही थी। तो अचानक से उन्होंने अदनान सामी सर का एल्बम आया था तेरा चेहरा, तो वो सुनना उन्होंने शुरू किया। तो वो सुना मैंने, तो मुझे काफ़ी, मैं प्रभावित हुई, तो मैं उसको गाने की कोशिश करती थी। तो एक दिन ऐसा था कि मेरी मम्मी खाना बना रही थी किचन में, और मैं उनके सामने गाती थी, क्योंकि पापा से मेरा बहुत ज़्यादा थोड़ा नर्वस रहती थी कि पापा आ गए तो टीवी बंद कर दिया, गाना गा रही हूँ तो चुप हो गई, या बदमाशी कर रही हूँ तो शांत हो गई। तो ये सब ऐसा रहता था। तो पापा ने चुपके से सुना मेरा, खिड़की के थ्रू सुना, तो उनको अच्छा लगा। तो फिर दूसरे दिन से सब माहौल बदल गया। मेरे घर में अच्छा सा साउंड सिस्टम आ गया, लता जी की, सोनू निगम सर के, आशा जी की सीडीज वगैरह पापा लेके आ गए, और उन्होंने बोला कि भाई मैंने सुना है तुम अच्छा गाती हो, तो तुम अगर चाहती हो इसी फील्ड में आगे बढ़ना तो कोशिश करो, मैं बढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा तुमको प्रॉपर। तो इस तरीके से ये एक जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर पूरा घर का माहौल संगीतमय हो गया। तो आपने कब सोचा कि मुझे अब ट्रेनिंग लेनी चाहिए? जी, मैं तो देखिए सही बताऊं तो मैं स्टार्टिंग में तो बहुत कंफ्यूज थी जब पापा ये सीडीज वगैरह लेके आ गए, क्योंकि मैं तो ऐसी शौकिया तौर पे गा रही थी। तो उसके बाद जब धीरे धीरे फिर पापा जी ने गुरुजी को ढूंढा, तो मेरे एक पहले गुरुजी थे, तो वो सिखा रहे थे, वो जो भी सिखा रहे थे तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा, पर मेरा उतना इंटरेस्ट आता नहीं था। बट जब मैं एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था मुजफ्फरपुर में ही, तो वहाँ पे मैं ऐसी गाना गा रही थी। तो वहाँ पे जो मेरे अब के गुरुजी हैं, जो कि काफ़ी साल से मेरे साथ हैं, बहुत साल, 2007 से आज तक वो मेरे साथ हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे सुना, और उनका नाम है पंकज महाराज जी। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे सुना, और उन्होंने मेरे पापा को बोला कि ऐसे अच्छा गा रही है, आवाज़ अच्छी है, बट थोड़ा सा स्केल का प्रॉब्लम है, तो आप वो देख लीजिएगा।
तो मेरे पापा ने पहली बार टेक्निकल टर्म सुना, स्केल, तो वो बहुत प्रभावित हुए, तो वो उनके पीछे पड़ गए एक तरीके से कि नहीं आप ही सिखाइए, आप ही सिखाइए। और उस टाइम पे उन्होंने वोकल सिखाना एक तरीके से छोड़ दिया था, क्योंकि वो कोलकाता में ही ज़्यादा रहते थे उस टाइम पे, वो आ रखे थे बिहार। तो फिर वो कन्विंस हुए किसी तरीके से, वो घर पे आए। तो जब उनके साथ मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, मेरे पंकज महाराज जी जो गुरु जी हैं उनके साथ, तो तब से मेरी रुचि धीरे 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 बढ़ने लगी। तो तब मैंने फिर सोचा कि नहीं, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग, अब जब यही करना है तो फिर प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। करियर बनाने का निर्णय कब लिया? करियर बनाने का निर्णय तभी समझिए, मैं एक्चुअली मेरा क्या है कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ, तो एक चीज़ अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो जब मैंने मेरे गुरुजी से ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो इवेंचुअली धीरे धीरे काफ़ी स्कूल वगैरह में भी काफ़ी लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया कि अरे अच्छा गाती है। मेरी स्कूलिंग हुई है आदर्श विद्या मंदिर से मुजफ्फरपुर में, तो वहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी प्रोत्साहन बढ़ाया। तो मेरे पापा क्या करते थे कि क्योंकि मेरी प्रैक्टिस रहे, तो मुझे लोकल लेवल पे जैसे डिवोशनल एल्बम्स होते हैं श्याम बाबा के, साईं बाबा के, कृष्ण जी के, वो सब गाने के लिए मतलब मुझे पुश करते थे कि जाओ रिकॉर्ड करके आओ। तो वो जब रिकॉर्डिंग का एक मेरे को एक्सपीरियंस मिला ना, तो तब से मैंने सोचा कि मुझे इसको करियर बनाना है। तो मैं लगभग कुछ होंगी 10 साल की, 11 साल की, मैंने सोच लिया था कि अब मुझे म्यूजिक ही करना है। तो बम्बई आना कब हुआ? मुंबई आना मेरा हुआ, एक्चुअली बहुत सारे रियलिटी शोज आते थे, तो उस टाइम पे मुजफ्फरपुर में रह करके तो यही था कि सुनते थे टीवी पे कि हम आपको मुंबई लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता था यही एक तरीका है मुंबई आने का, क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं रहते थे, कुछ नहीं, दूर दूर तक। मतलब गर्मी छुट्टी में भी अगर छुट्टियां मनाई है तो वो जयपुर तक ही सीमित रहा है, जयपुर दिल्ली यहाँ। तो मैं हमेशा मुंबई आने की बहुत चाह थी, तो मैंने सोचा रियलिटी शो सब में ट्राई करती हूँ। तो वहाँ पे मैंने ट्राई किया, बहुत छोटे से ट्राई किया, बट वहाँ पे मेरा लक नहीं लगा रियलिटी शोज में। तो ऐसी एक रियलिटी शो में मैं गई थी, मैं उसका नाम एक्चुअली मेंशन नहीं करना चाहूँगी, बट एक रियलिटी शो था, उसमें मैं गई थी और वहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिला। और वहाँ पे जो रिजेक्शन मिला तो वो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा मेरे पापा को पिंच कर गई, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बोला गया था कि मेरी आवाज़ इस कमरे के बाहर नहीं जा पाएगी। तो मतलब इतनी, मतलब है कि इतना ही रीच है कि यहाँ तक आ गए, इसके आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो पापा ने बोला कि नहीं, मतलब ऐसा ऐसा कैसे, मतलब चलो ठीक है, मुंबई जाना है तो मुंबई चलेंगे। तो फिर मैं मुंबई आ गई, वो एक होता है ना जोश जोश में, तो फिर मैं मुंबई आ गई और यहाँ पे आकर के फिर मेरा स्ट्रगल चालू हुआ। तो मुंबई मुझे लगता है कि मैं 2012 से अप डाउन कर रही थी, 15 के बाद से मैं यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया था फुल टाइम। मुंबई आने के बाद किस तरह का संघर्ष था आपका? मुंबई में आने के बाद जो संघर्ष सबसे पहला जो मैंने फेस किया, वो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचना, कि मैं कैसे पहुंचूं। तो उसके लिए मेरे पापा बहुत चिढ़ते थे, फेसबुक, और उस टाइम पे फेसबुक नया नया आया था, ऑर्कुट वगैरह ये सब चल रहा था, तो बहुत चिढ़ते थे। तो वो जब स्कूल वगैरह में थी तो कभी बनाने नहीं दिया, एक बार बनाया भी तो भड़क गए, फोन वोन छीन लिया था। तो मैंने बोला भाई ये गंदी चीज होगी, इसको छोड़ दो। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब फिर उस टाइम जब मुंबई आई तो वो मेरे साथ बैठ के मेरा अकाउंट जो है उन्होंने ही बनाया, उन्होंने बनाया, उन्होंने बोला कि इसके थ्रू लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, तो जैसे कोई कैमरा पर्सन है, वो इनके सर्टेन कैमरा पर्सन है, इनके थ्रू मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई आप मेरी आवाज़ सुना दीजिए। कोई एडी है, मतलब ऐसे मैंने लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया। तो वो मेरा पहला संघर्ष वही था कि लोगों तक कैसे पहुंचूं, वो सबसे बड़ा संघर्ष था। उसके बाद फिर जब गाना इवेंचुअली मैं लोगों तक पहुंची, तो फिर स्क्रैचेस वगैरह गाती थी। स्क्रैचेस मतलब डेमो हो गया, कि मतलब वो फाइनल भी नहीं है, वो मतलब ये भी नहीं पता आएगा नहीं आएगा, बस डेमो है। लेकिन उससे ये होता था कि आपकी आवाज़ प्रोड्यूसर्स तक पहुंच सकती है, डायरेक्टर्स तक पहुंच सकती है, और म्यूजिक डायरेक्टर तक आप पहुंच सकते हैं। तो मैंने वो करना स्टार्ट किया। तो वही करते करते मतलब काफ़ी डेमोज किए शुरुआत के दिनों में। पहला गाना कौन था जो आपको गाने का मौका मिला और कैसे मिला था वो? टेक्निकल टर्म में तो मेरा पहला गाना बन्नो तेरा स्वैगर ही आया था, बट उसके पहले जो मैं स्क्रैचेस कर रही थी वो अलग बात है। बट अगर बन्नो का मैं आपको बताऊं तो मुझे तनिष्क बागची जी मिले थे, जो कि इस गाने के कंपोजर हैं, और इसको लिखा है वायु और तनिष्क जी ने मिलके, दोनों ने मिलके लिखा है, और तनिष्क जी म्यूजिक डायरेक्टर है। तो मैं उनके पास, एम तुराज सर हैं जो लिरिक्स राइटर हैं, वो मुझे लेके गए थे कि मतलब ये उस टाइम पे वो भी इनिशियल डेज पे प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ कॉम्पोजिशन तैयार कर रहे थे। तो अगेन वही डेमो के लिए मैं उनके पास गई थी, तो उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी थी, तो वो काफ़ी गाने मुझसे रिकॉर्ड करवाते थे। तो उसी में एक बन्नो था। तो उन्होंने जब बन्नो के लिए मुझे बुलाया और मुझे खाली इतना ब्रीफ दिया कि भाई एक हरियाणवी कैरेक्टर है लड़की का, तो उसको इंग्लिश बोलने का शौक है,
तो पर वो बोल तो नहीं पाती, तो वो गाएगी लेकिन उसका अपना एक्सेंट होगा। तो ये सब हल्का ब्रीफ दिया और मुझे बताया नहीं कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का गाना है, ये कुछ नहीं बताया। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उसको वैसे ही बिंदास तरीके से गाया। थोड़ा एक्सपेरिमेंट मैं बहुत करती हूँ अपने वॉइस के साथ, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उसमें थोड़ा नेजल गाया, थोड़ा जैसे उसमें वर्ड है स्वैगर, तो मैंने स्वैगर गाया। तो आज तक लोगों को लगता है कि स्वेटर गाया है, वो बहुत लोगों को लगता है कि स्वेटर गाया है। सेक्सी है तो उसको सेक्सी ऐसे बोला। तो वो सब चीजें हमने करी और फिर इवेंचुअली वो गाना मतलब तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में लॉक हो गया। वो पिच कर रहे थे तो आनंद एल राय सर को पसंद आया और फिर बस वही अचानक से, वो कहते हैं ना कि जो लिखा रहता है वो अचानक से ही हो जाता है, तो फिर वो हो गया। जब आपको पता चला कि आपका गाना तनु वेड्स मनु में आ रहा है और जो कि बहुत पॉपुलर फिल्म भी रही है जी, तो पहली बात आपके मन में क्या आई थी? मुझे कॉल आया था तनिष्क बागची जी का कि जहां हो वहीं बैठ जाओ, तुम कूद जाओगी, ऐसा न्यूज दे रहा हूँ तुमको। और तो मैंने बोला क्या बताइए। तो बोला वो गाना तुमने गाया था बन्नो। मैंने बोला हाँ। तो बोले वो गाना ना तुम तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का प्रमोशनल नंबर है। तो मैंने बोला अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुत खुश बहुत खुश। अब वो ये था कि अब मेरी खुशी इतनी थी, लेकिन मैं ये भी बताना भी नहीं चाह रही थी किसी को जब तक कि मैं अपना नाम ना देख लूं। एक वो रहता है ना डाइसी, तो मैं अपने पापा तक को नहीं बताया, चुप, किसी को नहीं बता रही हूँ। मन ही मन रखा हुआ है कि सोच रही हूँ अब रोज गूगल पे देख रही हूँ कब आएगी मूवी, विकिपीडिया में देख रही हूँ कि मेरे जो म्यूजिक डायरेक्टर उनका नाम है क्या, ये वो। तो धीरे धीरे करके फिर ऐसा था, लेकिन वो मैंने सब अंदर ही अपने रखा हुआ था। तो एक रिकॉर्डिंग पे तनिष्क जी की रिकॉर्डिंग थी, मैं करने गई थी, तो पापा मेरे साथ आए थे। तो उन्होंने बोला कि अरे सर आपको बताया होगा, आप तो बहुत खुश होंगे, आपको बताया इसने ऐसे ऐसे आ रहा है। तो पापा मेरा मुंह ताक रहे हैं कि इतनी बड़ी बात पच आ गई, बता ही नहीं रही है। तो मैंने बोला अरे वो आ जाएगा देख लूंगी तभी। तो बोले अब मैं बोल रहा हूँ हो गया लॉक, वो आ ही रहा है। तो फिर वो अचानक से फिर वही अप्रैल के महीने में वो गाना रिलीज हुआ और उसको देख करके मतलब पहला जो इमोशन होता है कि वही आंसू आने लगे। मेरी जो फीलिंग थी अंदर में, मैंने इसको बोला भी था उस समय पे कि सपने देखने चाहिए क्योंकि सपने पूरे होते हैं। क्योंकि उस टाइम पहली बार मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ पे बॉलीवुड में आके गाना और मतलब इतना बड़ा मेन स्ट्रीम का गाना गाना, वो मतलब सपने जैसा ही था। तो इसलिए मेरा ये रहता है कि सपने देखने चाहिए, पूरे होते हैं। जब फिल्म हिट हो गई, गाना भी हिट हो गया जी, तो उसका आपकी जिंदगी पर और आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ा? फिल्म हिट हो गई, गाना भी बहुत पॉपुलर हो गया। मतलब उस टाइम पे नया नया लोग स्टेटस लगाना स्टार्ट करते थे, तो मैं जिनको जानती भी नहीं थी उनके स्टेटस पे भी देख रही हूँ मेरा गाना बज रहा है। तो ये समझ में मोटा मोटे आ गया था कि गाना पॉपुलर हो गया है और काफी लोग फोन कर रहे थे, बुला रहे थे, इंटरव्यूज वगैरह हो रहे थे। तो वो समझ में आ गया था। बट एक ये था कि मेरे अंदर एक डर वो आ गया कि उसके पहले तो मेरा कुछ था नहीं खोने के लिए। अब मेरे को था कि अब मैं इसके बाद क्या करूंगी, कैसे लोग मुझे अप्रोच करेंगे, लोगों को मेरा नंबर कैसे मिलेगा, कैसे मुझ तक पहुंचेंगे, क्या पता कोई गवाना चाहता होगा, उनको कैसे पता चलेगा मुझ तक कैसे पहुंचना है। तो ये सारी चीजें पूरा सोचना। फिर उसके बाद चीजें होती हैं कि गाना आप गाते हैं तो अब आप मेन स्ट्रीम में गा रहे हैं, तो एक नई चीज होती है कि आप पता चला कि गाना रिप्लेस भी होता है। भाई मतलब आपने गाया है, अच्छा है, कंपोजर को बहुत अच्छा भी लगा है, बट कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आवाज चेंज भी हो जाती है। तो वो सारी चीजें फेस करी, तो वो एक फिर वो न्यू जर्नी, बिल्कुल एक न्यू बॉर्न की जर्नी जो नहीं होती है, फिर वो स्टार्ट हुई। तो पूरा उतार चढ़ाव वाला वैसा रहा मेरा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि गाना पहले आपसे रिकॉर्ड किया गया फिर वो बाद में किसी दूसरे की आवाज में डब हो गया? हाँ, ये ऐसा बहुत हुआ और ऐसा एक्चुअली सबके साथ ही होता ही है। मतलब जितने भी बड़े सिंगर्स कह लीजिए, सबके साथ ही ऐसा होता है। तो मैं तो कहीं हुई नहीं, मैं तो बहुत नई आई थी और आज भी बहुत मतलब मैं कोशिश ही कर रही हूँ। तो वो बहुत आम बात है वो होना, और वो बहुत सारी चीजों की वजह से होता है। कई बार आपकी आवाज नहीं एप्ट बैठती तो उसकी वजह से होता है, और भी कई और कारण होते होंगे। तो वो उस वजह से मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जी, कोई एक एग्जांपल बताए जिसके साथ जिस गाने पर आपके साथ ऐसा हुआ हो? सर गाने ऐसे बहुत हैं, लेकिन पहला गाना जो रिप्लेस हुआ था वो क्योंकि हमेशा याद रहेगा, वो हिट स्टोरी 3 का गाना था। उसका नाम था तू इसक मेरा। नेहा कक्कड़ जी ने बाद में गाया था और बहुत अच्छा गाया था, बट उसको मैंने गा रखा था। तो मैं एकदम वेट कर रही थी, अब बन्नू के बाद मेरा ये गाना आने वाला है, मैं दिन रात। और उसमें जो एक्टर था करण सिंह ग्रोवर, तो अब क्या था उनका आता था शो दिल मिल गए, मैं पागल उनके पीछे, मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे था कि अरे वो है उसमें, तो वो मुझे वो खुशी हो रही थी कि मैं ना जिनको देखा है हमेशा बचपन में, पूरे स्कूल में देखा है, मेरे क्रश रहे, तो उनके ऊपर अब गाना आएगा। बट वो नहीं आया, तो वही वो पहला आंसू जो बहता है कि अरे यार निकल गया, क्यों नहीं आया। तो वो हुआ सर। फिर उससे उबरना कैसे हुआ?
सर उससे उबरना ऐसे हुआ कि बाद में और गाने रिप्लेस हो गए, तो फिर धीरे धीरे मजा आ गया कि अच्छा भाई ये होता रहेगा तो इसकी आदत तुम डाल लो, क्योंकि जब आपको किसी चीज की आदत नहीं रहती तब तो आपको लगेगा, अब बार बार एक चीज हो रहा है तो फिर आपको ना कहीं सहने की शक्ति आ जाती है। तो ऐसे सर फिर काफी होता रहा, बैक एंड फोर्थ ऐसा होता रहा, तो फिर आदत पड़ गई धीरे धीरे। तो अब एक ही फिर रहा मेरा मंत्र कि गाओ फिर भूल जाओ गा के, वो जब आना होगा तो फिर तुमको कॉल आ जाएगा, एनओसी साइन हो जाएगी, तो तब मान लेना, नाम देख लेना तो मान लेना तुम्हारा आ गया। बाकी तो कितने गाने के कंफर्मेशन रहते हैं मैं किसी को बोलती ही नहीं हूँ, मैं बोलती ही नहीं जब तक मैं देख नहीं लेती हूँ। लेकिन जब गाना रिप्लेस हो जाता है उसको कभी आपने सोचा होगा कि भाई हम देखें कि कहाँ गलतियाँ हमने की थी? हाँ सर जरूर, मतलब जब रिप्लेस होता है तो एक तो क्या रहता है कि जब आप अच्छा गा के नहीं आए हैं तो आपको पता ही है कि आपने झोल तो किया है वहां पे, तो वो नहीं हुआ आपसे, तो वो कहीं ना कहीं आपको पता रहता है नहीं यार वो नहीं आएगा। लेकिन कई बार कंफ्यूजन तब क्रिएट हो जाती है जब आपने अपना बेस्ट दे दिया और सामने से, जैसे मैंने आपके लिए गाया और आपने बहुत खुशी जताया, मैं बोला वाह बेटा क्या गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, आप बहुत खुश हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे लग रहा है कि जिन्होंने बनाया वो खुश हैं, मैंने गा करके खुश हैं, उनको कुछ रहता तो बोलते मुझे, तो मैं बहुत पॉजिटिव होके आ गई कि अरे ये तो आना ही है, मतलब ये तो है। और जब तब वो रिप्लेस होता है तो तब समझ में नहीं आता क्या सही करूं, क्या सुधार करूं। लेकिन जब आप खुद ही आपके अंदर कमी और आपको पता चल जाता है तो फिर उसको आके आप ठीक करते हैं कि मतलब और मेहनत करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि आगे ऐसा ना हो। तनु एस मनु के बाद दूसरा कौन सा गाना था जिसने आपको एक नई पहचान दी? जी, उसके बाद मैंने स्वरा भास्कर जी की मूवी में गाया अनारकली ऑफ आरा, जो कि काफी क्रिटिकली अक्लेम मूवी थी। और उसके अंदर मैंने 3 गाने गाए थे। और एक्चुअली मुझे गाना है, सारे ही गाने का ऑफर आया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरी बीच में तबीयत वगैरह खराब हो गई थी तो मुझे ट्रैवल करना पड़ा था, तो मैंने 3 ही गाना मैं गा पाई थी। तो वो गाने से मुझे क्रिटिकली काफी लोगों ने मतलब सराहा, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मैं आवाज बदल के गाती हूँ, तो बदल देती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ, जैसा नीड रहेगा वैसा गाती हूँ। तो उसमें मैंने बिल्कुल उनका जो बैकग्राउंड था मूवी का बिल्कुल ठेठ बिहार का था, तो आवाज वो लड़की भी मतलब बहुत नजाकत से नहीं गाएगी या बात करेगी, क्योंकि वो स्टेज वैसा जो लोकल लेवल पे स्टेज होते हैं जो कि गांव देहात में ऐसे चलते हैं, तो वो पोर्ट्रे कर रही हैं। तो मैंने बिल्कुल उस अंदाज में गाया, तो वो क्रिटिकली काफी लोगों ने पसंद किया। बाद में उसका एक गाना मैंने देखा कि ऐसे रैंडम, जैसे नहीं होता फॉरवर्ड करते हुए मेरे पास भी पहुंच गया, अरे ये गाना देखा मैंने गाया है भाई, तो वो वैसे तो वो काफी अच्छा लगा। उसके बाद फिर है ना मैंने रेलगड्डी गाई, जो कि फिर कमर्शियल गाना हो गया, वो आउट एंड आउट, मतलब वो तू तक तूतिया मूवी आई थी, सोनू सूद सर की मूवी थी, प्रभु देवा सर थे उसमें, डायरेक्ट किया था उन्होंने ऐसा। तो वो गाना रेलगड्डी पहले से ही बहुत फेमस गाना था और उसको रिक्रिएशन किया था, तो वो मैंने गाया था, तो उसके लिए काफी सराहना मिली। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके, तो अभी तो सर अभी धर्मा प्रोडक्शन में मैंने गाया है 2 गाने, एक मीनाक्षी सुंदरेश्वर उनका प्रोजेक्ट आया था नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें गाया था, वो एक्सपेरिमेंटल गाना था। बट फिर अभी आई जुग जुग जियो, वरुण धवन सर थे, अनिल कपूर जी हैं उसमें, नीतू कपूर मैम, कियारा अडवाणी, तो वो एक कमर्शियल मूवी थी। तो उसमें मैंने जो गाना गाया वो बिल्कुल सॉफ्ट सैड सॉन्ग जो होता है, तो अगर आप देखेंगे बन्नों से लेकर अभी तक वो उस गाने को देखेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि एक ही इंसान ने गाया है। तो ये ऐसे रहा सर। जब आप कमर्शियल गाना गाती हैं जी, और जब किसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म के लिए गाती हैं जी, उस वक्त मेंटली क्या आपकी प्रिपरेशन होती है? जब कमर्शियल गाना है तो उसमें तो सर कुछ नहीं है, वो तो मतलब वो आप गाते रहते हैं, आपका प्रैक्टिस में ही रहता है वो, तो आप उसको गाते हैं, उसमें आपका मेन यही मोटिव रहता है कि आप फील करेक्ट डिलीवर करें, आप जो सुर में गाते हैं वो तो है फील करेक्ट डिलीवर करें, एनर्जी जो है वो मेंटेन रहे, वो सारी चीजें हैं। बट जब आप एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग गाते हैं तो उसमें कई तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब जैसे कहीं नेजल गाना है तो थोड़ा नाक का वॉइस चाहिए, या अभी जैसे तितर बितर गाया था मीनाक्षी सुंदरेश्वर में, तो उसका ब्रीफ था कि ओपनिंग ही हो रही है 70 ईयर्स की ओल्ड लेडी के ऊपर से कैमरा पैन होगा, तो अब उनके ऊपर वॉइस जानी है, तो वो उसको थोड़ा भारी करके गाऊं, तो वो सब एक सर थोड़ा सा ब्रीफ अगर मिल जाती है तो वो सब दिमाग में रहता है। आपको कभी नहीं लगता कि एक गायक को जी, फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट दी जानी चाहिए जिसको समझ सके कि गाने की सिचुएशन क्या है, किस माहौल की है, किस सार की है, क्योंकि हर सार हर का रंग अलग और अलग वेव्स होती है उसकी।
जी सर स्क्रिप्ट का तो नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि सर उतना मतलब आजकल क्या जल्दी जल्दी सब चीज़ें होती है, आप जाते भी हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जितने कम टाइम में गा करके डिलीवर बेस्ट अपना दे करके आ जाए, तो सबको ये रहता है कि जल्दी, क्योंकि उनको भी जल्दी डिलीवर करना है आगे। तो स्क्रिप्ट का तो नहीं, बट ये है कि अगर कोई गाना है तो मतलब उसका थोड़ा सा ब्रीफिंग अगर मिल जाए कि है ना, जैसे मुझे तनिष्क बागची जी ने समझाया था कंगना जी का जो कैरेक्टर है, बिना नाम लिए बिना कुछ प्रोजेक्ट का बताए, बट इतना बता दिया था कि ये कैरेक्टर है, तो वो मुझे इजी पड़ा वो करने के लिए। तो बस इतना भी ब्रीफिंग अगर थोड़ी मिल जाए अगर रिक्वायर्ड है तो फिर वो आप कर लेते हैं। वो आई थिंक जब एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग रहता है तो उसमें मिल ही जाती है, क्योंकि उनको भी पता है कि इससे मैं कुछ एक सर्टेन चीज चाह रहा हूँ, तो वो तभी डिलीवर हो पाएगी जब मैं उसको थोड़ा ब्रीफ करूंगा। बाकी तो जैसे रेगुलर गाने हैं वो तो उसमें उतनी मुझे, जैसे डांसिंग नंबर है ठीक है गाइए। जब पहले हुआ ये करता था कि हर कलाकार के लिए एक फिक्स गायक हुआ करता था, क्योंकि उस गायक की आवाज उस कलाकार के साथ मेल खाते थे जी। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं जी। इससे गाने पर या फिल्म पर क्या असर पड़ता है? सर गाने पर फिल्म पर तो सर पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ये चीज थोड़ी अच्छी हुई है, मतलब इन अ वे, क्योंकि सर अगर क्योंकि अब क्या बड़े नए आर्टिस्ट लोग को भी मौका मिल रहा है कि मतलब हम जैसे लोगों को भी मौका मिल रहा है गाने के लिए। अगर वही सर चलता आता तो हम कैसे इसमें अपनी जगह बना पाते, वो बहुत मुश्किल हो जाता। तो इससे ये चीज अभी हटी है या कम हुई है, तो इससे ये हो गया है कि मतलब मौके बहुत हैं, तो आप अपॉर्चुनिटी, अगर आपने अपना बेस्ट दिया, अच्छा दिया, सब चीज आपके साथ है, लक फैक्टर एवरीथिंग जा रहा है, तो वो आ सकता है आपकी आवाज में। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ है सिंगर्स के लिए। आपने कई संगीतकारों के साथ काम किया है जी। क्या फर्क महसूस होता है एक संगीतकार से दूसरे संगीतकार से? आप नाम के साथ बताना चाहे तो, या बिना नाम के साथ? जी जी सब जितने भी संगीतकार होते हैं वो सबकी अपनी अलग मेंटालिटी होती है। तो जैसे तनिष्क बागची जी हैं, वो उनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि उनका बहुत वैसा इजी गोइंग रहता है, वो बहुत आराम से गवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से गाओ। और वो मतलब तुरंत हेल्प भी करेंगे, बताएंगे कि कैसे आपको ये चीज गानी है, और वो तुरंत साथ साथ में ना वो प्रोसेस भी करते रहते हैं वॉइस का, तो बाकी चीजें भी उनकी चलती रहती है, तो आपको एक आइडिया लगता रहता है कि क्या है। बट वही जैसे अगर तुम जो गए जो मैंने गाया जुग जुग जियो में, उसके कंपोजर हैं पोजीधर, तो वो बहुत बारीकी, मतलब वो बहुत डीप में, वो बहुत यंग है बट बहुत बारीकी उनको चाहिए रहती है। तो उनको एक जैसे कि आंखों से बहता टूटा सा तारा, तो उन्होंने बोला मेरे को कि आंखों से बहता टूटा सा तारा। अब मैंने फर्स्ट टाइम में गाया आंखों से बहता टूट, तो मैंने बहता क्लियर नहीं किया, उनको वो चाहिए बहता, तो वो ये सब चीजें बहुत पकड़ते हैं। तो वही है कि सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, और सब चाहते हैं कि मतलब जो उनके दिमाग में है वो एज इट इज निकल जाए। कुछ बहुत इजी गोइंग होते हैं, किसी के साथ मतलब थोड़ा डिफिकल्टी आती है, बट इवेंचुअली हो जाता है। आप कहाँ ज्यादा सहूलियत पाती हैं? मुझे तो सर, मैं तो कंपोजर की सिंगर हूँ, मैं यही बोलती हूँ, और मुझे बहुत म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी ये बात बोली है कि यू आर अ म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर। इट्स लाइक कि आपको जो हम बोलते हैं आप वो वैसा गा देते हैं। उसके बाद अगर मेरा कुछ इनपुट है कि सर इसको ऐसे कर दूं क्या, वैसे कर दूं क्या, आवाज ऐसे करके गाऊं वैसे करके, वो अलग चीज है। लेकिन अगर वो मुझे बोल रहे हैं कि ये गाना है, तो मैं उसको टू द टी फॉलो करके गाती हूँ। जब आपने तनु एस मनु को ले गाना गाया जी, और आज जब आपने जुग जुग जियो के लिए गाया जी, एक लंबा गैप हो गया है, और इस लंबे गैप में संगीत काफी अक्सर गिरा हुआ है, आप क्या महसूस करते हैं और क्यों है ऐसा? ये रहा है तो सर मैं इसमें तो यही कहूंगी कि काफी चीजें मतलब हर समय बदलती रहती हैं। जैसे बीच में काफी रिक्रिएशंस होते थे, तो वो सारी चीजें थी, बट साथ साथ में ओरिजिनल गाने भी चले, इंडिपेंडेंट सॉन्ग का भी जोन आ गया कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी अब कर रहा है, तो स्तर गिरा है ये मैं नहीं कहूंगी। मतलब कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको नहीं अच्छे लगते, लोगों को वो समझ में आता है, बट उसमें कुछ अच्छे गाने भी आते हैं, तो जो आपको लगता है कि साथ साथ में चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है साथ साथ में चल रहे हैं कि कुछ अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो उसी में कोई एक ऐसा गाना आ जाएगा कि आपको लगेगा अरे यार, जैसे एनिमल मूवी का आप गाने सारे देखिए, मतलब एक पर एक गाने हैं, तो वो वैसा रहता है सर। आपने भी कुछ गाने रिक्रिएट गाए हुए हैं जी। तो जो क्लासिक गाना होता है, हाँ, जब उसको रिक्रिएट करना होता है, कहाँ तक आप लोग उसके साथ न्याय कर पाते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग? सर मैंने तो ज्यादा रिक्रिएशन किया नहीं है, एक ही रिक्रिएशन किया था, वही रेलगड्डी जो आपको बता रही हूँ मैं। तो वो उसमें भी जो मेरा पार्ट था उसमें वो था कि जो टिपिकल जो पंजाबी का चलता है
उसमें जाके गाना था, तो उसमें उतने एक्सपेरिमेंट नहीं होते, बट ओवरऑल ट्रैक में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि पहले जिस तरीके से बजा होगा, अब वो उसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई, रैप आ गया, वो सारी चीज़ें आ गई। तो वो एक रहता है, वो तो ऑडियंस को दिमाग में रख के सर रिक्रिएशन होता है कि अभी की ऑडियंस क्या चाह रही है, वो कैसे उसको पकड़ना चाह रही है, तो वो सर वैसे रहता है। संगीत में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है जी। पहले कैसे एल्बम निकलते थे, वो एक खुशी होती थी अलग तरह की। अब वो तो सिंगल गाने हैं, डिजिटल पाते रहते हैं। जी। एक गायक के रूप में आप क्या महसूस करते हैं? सर वो सीडीज वाला, कैसेट वाला तो मेरा नहीं आया उस टाइम पे, तो मैं खुद ही सुन रही थी। पर सीडीज जब चलती थी, तो मैंने आपको बताया कि जब मैं डिवोशनल एल्बम्स करती थी तो मेरे सीडीज निकलते थे, तो वो अभी भी मेरे पास हैं। और वो मुझे लगा ही था कि गायब ही होने वाला एक टाइम पे, तो वो आज के डेट में ऐसे है कि एंटिक पीस टाइप हो गया कि देखो मेरी सीडीज भी थी। बट ये है कि सर अब क्या है, डिजिटली अब बहुत एक्सेस इजी हो गया है, आप बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे जाके आप सुन लेते हैं गाना। तो अब ये है कि ज्यादा, और फ्री में, ये भी बहुत बड़ी बात है कि फ्री में लोग सुन पाते हैं। तो बट ये है कि मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट ये चीज एक अच्छा हो गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप बैठे हैं, अमेरिका में कोई आपका गाना सुन रहा है, कोई किसी गांव में सुन रहा है, तो वो बहुत इजीली एक्सेस हो गया है। बट वो भी एक वो अचीवमेंट होती थी कि जब कैसेट्स का है तो मतलब इतने रिकॉर्ड सेल हुए, तो वो उसका तो बराबरी नहीं हो सकती सर, वो एक अलग ही जोन है। बट एक ये है कि एज एन आर्टिस्ट, आप जैसे नए आर्टिस्ट हैं, तो वो ये है कि कोई भी आज के डेट में अपना गाना आउट कर सकता है, और अगर गाने में बात है या लक साथ दे दिया तो वो स्प्रेड हो सकता है, पहुंच सकता है सब तक। लेकिन जो खुशी जी एल्बम में आती थी वो तो नहीं मिलती ना यहाँ। सर, मुझे एल्बम में तो वैसी खुशी मिली नहीं। मेरी खुशी तो सर स्ट्रीमिंग उसमें हुई है, तो मैं इसको वो मानती हूँ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो लेजेंडरी सिंगर्स हमारे रहे हैं और अभी भी हैं, तो उन लोगों ने जो एक रिकॉर्ड बनाया होगा कि इतने रिकॉर्ड सेल किए, तो वो इसको बेहतर बता पाएंगे सर। मैंने तो ज्यादा इसको एक्सपीरियंस किया है स्ट्रीमिंग को, तो यही बता पाऊंगी। साइंस की प्रगति के साथ एक नई चीज आ गई, एआई। जी। अभी रहमान साहब ने पुराने गायकों के गानों को एआई से उनकी आवाज में नए गाने गवा दिए। जी ये गायक के साथ अन्याय है, न्याय है? सर, कल को आपके गाने भी पता चला एआई से किसी ने गा दिया तो आपकी आवाज। सर ये तो है, ये तो सर एक थोड़ा चिंता का विषय तो है सर, देखिए डेफिनेटली है। बट यही है कि मुझे लगता है कि अभी तो ये इंट्रोड्यूस हुआ है, आगे चल के काफी चीजें हो सकती हैं कि आपका जो एआई का वॉइस है उस पर आप कॉपीराइट कर लो, या आप एक बना के रख लो कि किसी को यूज करना है तो आप मेरे पास आइए और उस हिसाब से फिर आप यूज करिए। वो उसकी जो रॉयल्टीज होती है, जो भी जो टेक्निकल टर्म्स होगा, मुझे लगता है आगे चल के एक प्रॉपर सिस्टम ऐसा आना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो सर बहुत दिक्कत हो जाएगी कि आपने गाया भी नहीं और आपके गाने चल रहे हैं, बज रहे हैं, और उससे आपका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो ये चीज है। बट अभी तो सर अच्छा लग रहा है, जैसे देखते हैं कि बहुत आज के गाने हैं उसमें देख रहे हैं कि किशोर दा रहते तो कैसे गाते, रफी साहब रहते तो कैसे गाते, ये सब देखने में मजा तो बहुत आ रहा है। बट इवेंचुअली यही है कि बट आगे चल के मुझे लगता है कि एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सबके एआई वॉइस पे, मतलब अगर है तो, अगर ये चलने वाला अब आ गया तो अब ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, शुरुआत हो गई है। तो उसके ऊपर ये होना चाहिए, कुछ सिस्टम होना चाहिए कि जैसे सिंगर्स का एआई पे अपना कॉपीराइट हो या हो, तो आप उनसे बात करके, पर जैसे एनओसी साइन करते हैं वो साइन करके आप यूज करिए, तो फिर ठीक है। चलिए, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है जी। आप सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहती हैं? मैं तो सर, मेरी सोशल मीडिया टीम तो मुझसे बहुत परेशान है, और मुझे लिटरली धक्का दे दे करके, पुश कर करके उधर लाना पड़ता है। मैं बिल्कुल, जैसे आज के बच्चे होते हैं रेगुलर की, मतलब रेगुलर डाल रहे हैं, मतलब दिन में 4 पोस्ट जा रहे हैं, मेरा वो नहीं था। बट अभी मैंने सीखा, क्योंकि मैंने अपना खुद का एक गाना रिलीज किया, बहुत हिम्मत जुटा के, बेचारी उसका नाम है, तो वो गाना मैंने अपने चैनल पे रिलीज किया। तो अब जब मैं उसको पुश कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, उसको डेली पोस्ट करना है, फिर उसका स्टोरी भी उतना ही डालना है। तो अब मुझे पता चल रहा है कि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्टिव तो रहना पड़ेगा तभी, क्योंकि अब जब इसी के थ्रू पहुंचना है, अगेन रिकॉर्ड तो बिकेगा नहीं, तो अब इसी के थ्रू पहुंचना है, तो यहाँ तो एक्टिव रहो, तो वो चीज है सर। वो तो आप मानती हैं सोशल मीडिया से फायदा है? हाँ सर, उसका फायदा तो बहुत है, अगर फायदे की तरह से देखें तो बहुत फायदा है। अब उसका हर चीज का मिसयूज भी कर लेते हैं लोग, तो वो भी अलग चीज है, बट फायदा तो सर है। आप गाती हैं तो कुछ लोगों को पढ़ते भी होंगी जी। नज्म हुई या शायरी, सारी चीजें किनको पढ़ना पसंद करते हैं आप? मैं सर
अगेन मैं ज़्यादा सर बुक्स में तो उतना मतलब नहीं वैसे पढ़ती हूँ, बट अभी वही मैं कह रही हूँ कि आपको हर चीज़ ऑनलाइन सुनाई देती है, मिलती है। तो वो जो शायरीज कुछ आती रहती है, जैसे जॉन एलिया साहब की कुछ आ गया तो मैंने बीच में 2-3 दिन खूब सुन लिया। फिर वो जब आप एक वो खोलते हैं ना तो वो एल्गोरिदम वैसा हो जाता है तो आपको वैसे ही दिखने लगते हैं शायरी। तो वही वो काफ़ी अच्छी अच्छी शायरी कुछ कुछ आती है तो वो सुन लेती हूँ, तो अच्छा लगता है, तो सेव करके रख लेती हूँ कि फिर दोबारा सुनूंगी। कभी आपकी इच्छा नहीं होती कि आप खुद संगीत भी दें अपने गाए हुए गाने को? सर वो सर मतलब क्या हर सिंगर ना, सर शंकर महादेवन सर भी ये कहते हैं कि हर सिंगर ना कहीं कंपोज कर लेता है, क्योंकि वो इतने कंपोजर से मिला होता है, इतने सारे गाने गाए होते हैं, कर लेता है, तो कर सकते हैं सर, ऐसा नहीं है। बट वही है कि अगेन उसके लिए वही हिम्मत चाहिए आपको कि आप क्या है कि ठीक है आप जो डाल रहे हैं आपको उस पर पूरा बिलीव होना चाहिए और तब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। बट वही थोड़ा उसमें वही है कि कॉन्फिडेंस करेज की बात है उधर। अब लिखती क्या है? मैं सर बहुत रैंडम, मैं कभी अगर कुछ धुन आया मेरे दिमाग में तो मैं उसके साथ ही लिख लेती हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि मैं अलग से कुछ धुन बनाए, क्योंकि मैं तो सिंगर हूँ। अगर मैं कंपोजर होती तो पहले मेरा अलग सोचने का वैसा होता। वो क्या नेचुरली जो चीज़ें आ रही हैं कि कोई धुन आ गया दिमाग में और मैंने उसको साथ में लिख भी दिया, तो वो वैसा है सर। कई बार ऐसा भी होता है कि हम गाना रिकॉर्ड करने पहुंचते हैं, उस गाने का कोई शब्द हमको पसंद नहीं है, हाँ, तब क्या करते हैं? जो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स रहते हैं उन वहाँ पे जो बड़े गाने हैं, जो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, वहाँ पे तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि क्वालिटी वर्क ही होता है और आपको बस जाना है और अपना बेस्ट देना है, तो उसमें तो वो कुछ है ही नहीं। बट कितनी बार होता है कि आपको बाहर से अप्रोच करते हैं लोग, जैसे नए प्रोड्यूसर्स आ गए या नए कंपोजर आ गए, तो मैं सबसे पहले लिरिक्स ही मंगवाती हूँ, सबसे पहले लिरिक्स और गाना मंगवाती हूँ। वो मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ सब ठीक है, ऐसा कुछ ऑफेंसिव नहीं है, सब सही है, तो उसके बाद फिर मैं गाने के लिए फिर आगे का बात करती हूँ कि कैसे गाना है, क्या गाना है। स्टेज शो पर गाती हैं? नहीं, बहुत हाँ स्टेज शोज करती हूँ जब आप स्टेज शो पर गाती हैं जी। और जब आप किसी गाने को रिकॉर्ड करती हैं जी, उस वक्त किस तरह अपने आप को बदलती हैं? वो बहुत कंप्लीट है, दो दुनिया बहुत अलग है। जब आप स्टूडियो में गाते हैं तो आप सांस भी कहाँ पे छोड़ रहे हैं वो माइक पकड़ लेगा, तो वो आपको बहुत ध्यान से गाना है, एक एक चीज बहुत बारीकी, एवरीथिंग मतलब पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कल को म्यूजिक बंद करके भी उधर सुने सिर्फ वॉइस आ रही है तो वो भी पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे सुर गया है, यहाँ पे ये गया है। तो वो तो बहुत परफेक्शन का काम है स्टूडियो में। बट स्टेज शो में अगेन उसका क्या है कि स्टेज शो में आपको पूरा 1.5 घंटे जो 90 मिनट्स का सेट होता है, ऐसे तो 2 घंटे 2.5 घंटे आप गाइए, बट वो जो उतने देर आपको गाना, एक तो एनर्जी बरकरार होनी चाहिए, तो उस हिसाब से डिजाइन करना है, आपका सांस नहीं फूलना चाहिए, एनर्जी बरकरार होनी चाहिए। वहां पे सुर जरूर इधर उधर सर होते ही हैं, वो क्योंकि क्या आप स्टेज पे एक जगह खड़े होकर नहीं गा रहे, आप उछल कूद कर रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, ऊपर भी आ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सब ऑडियंस भी संभाल रहे हैं, तो वो एक अलग जोन है। बट स्टेज शो के लिए मुझे लगता है कि आपको ना कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए, क्योंकि उतने लोग सुन रहे हैं। अब उतने लोग में ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको एंजॉय करे, कितनी बार लोग ऐसे बैठे रहेंगे, आप गाते रहिए, आप सोच रहे हैं कि अरे मजा क्यों नहीं, आप गाते गाते दिमाग, क्योंकि आप देख रहे हैं सामने लोगों का रिएक्शन, तो वो भी आपके मेंटल उस पर असर पड़ता है, तो वो आप ना पड़ने दें, अपना गा रहे हैं तो बिंदास होके गाएं, तो वो एक चीज रहती है। स्टेज पर ऐसा कौन सा गाना है जिससे लोग बार बार सुनना चाहते हैं आपसे? मेरे से तो सर बन्नों के लिए मुझे बुलाते हैं, बन्नों का बहुत डिमांड रहता है, और उतना ही ज्यादा प्यार मुझे रेलगड्डी के लिए मिलता है, क्योंकि मैं उसको साथ में मेडले की तरह गाती हूँ, तो वो बिल्कुल एकदम ऐसे वो चलता रहता है, उसी में डाल दिया तो वैसे रहता है। बट मैं जैसे सोनू निगम सर का बिजुरिया बिजुरिया जब गाती हूँ तो लोग पागल हो जाते हैं, मतलब बहुत अलग क्रेज। मतलब अभी मैं बिहार में गई थी, अररिया में गवर्नमेंट शो था करने के लिए, तो मैंने जैसे बिजुरिया गाया तो मैंने देखा कुर्सियां ऐसे उछलने लगी, वो प्लास्टिक की कुर्सियां वो उछलने लगी, स्वेटर वेटर खोल के ऐसे वो, उनको खूब मजा आता है। तो ये कुछ गाने हैं जिसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन शहर के अनुसार तो रिस्पॉन्स पब्लिक का बदलता ही होगा ना, जैसे बिहार में अलग ढंग का रिस्पॉन्स मिलेगा तो दिल्ली में ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, अब क्या है, पहले जब स्टेज शोज होते थे तो दिल्ली में तो आपको आउट एंड आउट बॉलीवुड गाने जो गा रहे हैं वो चल रहा है, वो उधर भी इंजॉय कर रहे हैं, वो करेंगे। बट अब उनको क्या कि उनके लिए कुछ स्पेशल गाने आपको रखने पड़ेंगे, जैसे कि इंडिपेंडेंट सॉन्ग काफी चल रहे हैं, तो कुछ गाने जो वो सुन रहे हैं, अब यहाँ पे उन लोगों को नहीं भी पता होगा, जो बहुत कमर्शियल में है, जो फिल्मी गाना ज्यादा सुन, उनको नहीं पता इंडिपेंडेंट गाना क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है।
लेकिन वो तो सुन रहे हैं और वो उसको ऐसे सुन रहे हैं, मतलब कि वो वर्ड टू वर्ड गाएंगे आपके साथ, कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है, सिंगर गा रहा है स्टेज पर और साथ में पूरा गाना गाएंगे। तो वैसे कुछ गाने आपको प्रिपेयर करके जरूर मतलब दिल्ली की ऑडियंस के लिए या कॉलेज ऑडियंस के लिए वो अलग रहता है। तो बेसिकली जैसा शो है वैसे गाने आप चूज करिए और उस हिसाब से गाइए। आपने आईफिल टावर में भी जाकर गाना गाया था जी। ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी और उस वहाँ गाने का क्या अनुभव था? सर एफिल टावर पे तो ऐसा था कि बन्नो आ गया था, बन्नो तेरा स्वैगर मेरा, और मुझे मेरे पापा को एक्चुअली अप्रोच किया किसी कंपनी ने। अब वो एग्जैक्टली कंपनी का नाम याद नहीं है मुझे, क्योंकि वो पीआर वगैरह हैंडल कर रहे थे। तो उन्होंने पापा को अप्रोच किया कि एफिल टावर पे फैशन शो हो रहा है, तो वहाँ पे हम चाहते हैं 30-40 मिनट्स का परफॉर्मेंस स्वाति का। तो पापा एक्साइटेड हो गए, बोले करोगी? मैंने बोला हाँ। मैं नर्वस तो बहुत थी क्योंकि वो मेरा मतलब उतना स्टेज शोज वैसे किया नहीं था, और वो एफिल टावर, मैंने बोला अरे बाप रे। तो अब मुझे ये लग रहा था वहाँ पे लोगों को हिंदी समझ में आएगी नहीं आएगी, पता नहीं क्या चक्कर है, मैं क्या गाऊंगी। तो लेकिन फिर मैं गई, तो मैंने कुछ गाने प्रिपेयर करके गई थी। तो बन्नो तेरा स्वैगर तो गाया ही था सर वहाँ पे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नेक्स्ट लेवल। क्योंकि वहाँ पे मैं इंडियन कॉस्ट्यूम में पहन के गई थी, तो वो एक लोग देख भी रहे थे, तो एक ऐसा अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसा अनुभव था। तो मैं आपको बन्नो तेरा स्वैगर जो मेरा गाना है, जो मैंने गाया था, मैं आपको गा के सुनाती हूँ। गर्म हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी दुगनी चमक चिंगारी, अरे मानसून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी, बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे कभी ना बैक सीट, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। थैंक यू। इस वक्त आप इंडिपेंडेंट गाने कुछ बना रही हैं? जी अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे मेरे चैनल पे मेरा चैनल स्वाति शर्मा है यूट्यूब पे, तो उस पे वेचारी करके एक गाना मैंने डाला है अपने एंड से, और वो पंजाबी सैड सॉन्ग है। तो जैसे जानी सर का गाना आ रहा था, बीपराग सर का, तो उसी जोन का एक प्यारा सा गाना है, तो वो आया है, तो उसके साथ मैंने शुरू किया है। अब मैं डेफिनेटली मार्च अप्रैल तक फिर कुछ और डालूंगी। तो अब सर ये मैंने सोच लिया कि इंडिपेंडेंट तो साथ साथ में करना ही है, क्योंकि उससे मैं जो चाहती हूँ गाना वो भी मैं गा पाऊंगी, और फिल्मी गाना तो भगवान जैसे दिलाते रहे, बस वैसे गाती रहूंगी। आपने जो अभी डिजिटली गाना गाया है बेचारी, जी। वो क्या है? 2 लाइन उसके गुनगुनाइए। हाँ जी सर, गाने से पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा एक बताना चाहती हूँ। बेचारी एक ऐसा गाना है कि मतलब एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से गाना है, कि उसमें लाइन है कि मेरा भले ही आधा जिंदगी किसी एक के पीछे प्यार करने में बीत गया, फिर उसने मुझे धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, मैं कुंवारी सड़ जाऊंगी पर मैं बेचारी नहीं बनूंगी, पर मैं बेचारी बन के तो नहीं रहूंगी। मुझे अगर ऐसे ही कुंवारा रहना पड़ेगा रह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं बेचारी बन के नहीं रहूंगी। तो ये है, सुनाती हूँ आपको। मेरी जिंदगी अद्धी बीत गई, ओ शहजादे दे गीत जही, तेनू प्यार बड़ा मैं किता सी, रब जाने किथे वीक रही हुण, होर किसे नू ना कर होना, वार वार ना मर होना, हुण कवारी सड़ना मैं, पर बेचारी नहीं बनना मैं, बेचारी नहीं बनना मैं। गायक के लिए हर दिन रिहर्सल करना जरूरी होता है, रियाज करना जरूरी होता है। आप कितना रियाज करती हैं, आप कब करती हैं? मैं सर रियाज हर दिन करती हूँ, और अगर तबीयत खराब है बहुत, मतलब गला ठीक नहीं है, वो तो अलग बात है, या फिर मैं शो के लिए बाहर हूँ तो अगर नहीं कर पाई वो अलग चीज़ है, बट रियाज ऐसे कोशिश करती हूँ कि हर दिन ही करूँ। और मेरे गुरु जी हैं, तो वो पंकज महाराज जी, तो वो उनका हमेशा से एक अलग सोच रहा है म्यूजिक को लेकर के। तो वो ये नहीं कहते कि इतना घंटा रियाज करना है, 5 घंटा 6 घंटा, जो सुनते आ रहे हैं हम लोग कि इतना तो करना ही चाहिए। वो बोलते हैं कि आवाज जब आप रियाज कर रहे हैं, तो आपकी आवाज जब तक आपको लग रहा है कि थकी नहीं है, आप करो। 2 घंटे में नहीं थकी, आप 2 घंटे करो। 4 घंटे में नहीं थकी, 4 घंटे करो। लेकिन अगर आधे घंटे में भी लग रहा है कि आप मेरे आवाज पे स्ट्रेन आ रहा है,
तो वहाँ रुक जाओ, क्योंकि जब इसी को बचाना है तो इसको बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आप कोई भी चीज़ ओवर करेंगे तो वो सही नहीं है। तो ये भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट ही, आवाज़ भी। तो इट्स लाइक कि जैसे आप जिम में नहीं जाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो 2.5 किलो का भी उठा रहे हैं डंबल, तो आपको ये लग रहा है। एक टाइम आता है कि करते करते आप 10 किलो से भी उठा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। तो गला भी वैसा है, रियाज का भी वैसे ही है। आप कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी डेली करते करते आप उसको बढ़ा दीजिए, तो आपका आवाज 2-2.5 घंटे में भी नहीं थकेगा। पर अगर वो आपको तो वो नहीं है और अचानक से आप किसी दिन सो के उठ रहे हैं, आज मुझे रियाज करना है और मैं 2 घंटा रियाज, तो वो काम ही हो जाएगा। फिर वो दूसरे दिन वो जो गाना है ना वो आप नहीं गा पाएंगे। तो वो ध्यान रखना पड़ता है। कोई वाद्य यंत्र भी बजाती हैं आप? मैं सर प्रैक्टिस करने के लिए हारमोनियम वगैरह, मतलब जितना प्रैक्टिस करना रहता है उतना ही। मेरा हमेशा से मेन सब्जेक्ट और सब चीज़ वोकल ही रहा है, तो वोकल पे ही हमेशा ज़्यादा फोकस रहा है। तो इसलिए ऐसा कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं प्रांगत हूँ, ऐसे बजा लेती हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए जो बजाना है हल्का फुल्का बजा लेती हूँ। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और हुई है जी कि संगीत की जब भी बात आती है जी, तो पंजाबी संगीत का स्तर हमेशा बढ़ता रहा। उसके कैसेट भी हमेशा ज़्यादा बिकते थे, उसकी सीडियाँ भी हमेशा ज़्यादा बिकती रही हैं, डिजिटली भी वो बहुत ज़्यादा सुना जाता है। वो चीज़ हिंदी संगीत या बॉलीवुड संगीत के साथ नहीं हो पाता। ये अलगाव क्यों है? सर मुझे लगता है कि बॉलीवुड गाने भी बहुत सुने जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट पंजाबी का क्या कि एक वो ट्रेंड आता है सर, बीच बीच में एक ट्रेंड आता है कि अभी पंजाबी सॉन्ग ज़्यादा चल रहे हैं, तो पंजाबी सिंगर्स ज़्यादा आ गए, वो चल रहे हैं। फिर अभी जैसे आप बोलिएगा कि है ना, कुछ गाने जैसे कि जो बिहार के पॉपुलर सिंगर्स हैं जैसे पवन सिंह वगैरह, उनका भी गाने बॉलीवुड में अब आ रहे हैं और उसी लेवल पे आ रहे हैं। तो वो है कि मुझे लगता है कि एक वो चलता है, हवा चलती है कि उस समय जो ज़्यादा डिमांड होती है वैसा होता है। और पंजाबी गाने में क्या है कि सैड में अगर आप जाएंगे तो पूरा उतना ही आपको रोना आ जाएगा, फील कर लेंगे लिरिक्स वाइज। और जब नाचने का मूड आएगा तो फिर सर पता ही है पंजाबी गाने कैसे होते हैं, खट, तो वो आपको नचा भी सकते हैं। तो मेरे को लगता है इसलिए मैं भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई नया गाना गा रही है अभी किसी फिल्म के लिए? अभी मेरा सर गाना है, 3 गाना है। महेश बाबू जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं, उनकी अब तो साउथ के क्या मतलब इंडिया के सुपरस्टार हैं, और उनकी मूवी आई है गुंटूर कारम, वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। तो उसका जो हिंदी वर्जन है उसमें मैंने 3 गाने गाए हैं। तो वो अभी जस्ट 9 फेब को रिलीज ही हुआ है। और मैंने अपना खुद का गाना अभी जस्ट 3-4 दिन पहले ही रिलीज किया है, बेचारी। और भी गाने हैं, और भी सिंगल्स वगैरह आ रहे हैं अभी, ज़्यादातर सिंगल 1-2 और आ रहे हैं। और फिल्म के गाने हैं सर, अगेन लाइन है वही मैं आपको बताया ना स्टोरी, पता चला कि बस फिर मैं रो रही हूँ, कब हंसना है। तो जब हंसूंगी सर या खुशी के आंसू आएंगे तो जरूर बता पाऊंगी। स्वाति जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।